आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 और आपकी एनसीईआरटी बुक से भी चैप्टर नंबर 3 ही है, ठीक है, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले जो हमारा केमिस्ट्री का 2 चैप्टर था, पहला चैप्टर का नाम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग, और दूसरा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो 2 चैप्टर को हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है और ये है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम लोगों को बोर्ड पे समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे भी थ्योरी वाले पार्ट हैं जो कि हम लोगों को केवल डिक्टेट करके समझ लेना है, ठीक है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो है डिक्टेट करके अपने स्क्रीन पे ही समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपको बोर्ड पे बताना चाहिए, कुछ ड्रॉ करके बताना है, हालांकि इसमें ड्रॉ करके हमको बताना पड़ेगा। जैसे इसमें हम लोग को केमिकल फॉर्मूला आपको सिखाना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी हम ड्रॉ करके आपको बताएंगे, है ना। तो बहुत कुछ ऐसा इसमें हिस्सा है, इस चैप्टर में ऐसा पोर्शन है जो कि हमको बोर्ड पे आके बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जिसके लिए हमको केवल स्क्रीन का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग समय समय पर स्क्रीन पे आते चलेंगे और समय समय पर हम लोग बोर्ड पे भी आते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिकली यदि हेडिंग देखा जाए इस चैप्टर का, 2 वर्ड पे गौर कीजिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बेसिकली आज हम लोग क्या करते हैं, पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर एटम्स होता क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। चलिए सुनिए ज़रा ध्यान से। अब इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडिंग तो समझ में आ जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आपने क्लास 9th का एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है बेसिकली, पहला है सेल बायोलॉजी का और दूसरा है टिश्यू, है ना। लगभग हमने दोनों चैप्टर हमने पढ़ा दिया आपको, सेल भी पढ़ा दिया है और टिश्यू भी पढ़ा दिया है। उस चैप्टर को यदि आपने समझा है, उस चैप्टर के बेसिक से चीज़ों को यदि आपने समझा है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको क्या बताया था, जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग थिंग्स जो भी हैं, यानी कि हर वो लिविंग थिंग्स जो कि लिविंग है, जिंदा है, सांस ले सकता है, मूव कर सकता है, वो एक छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ होता है और उस छोटे ही यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये तो आपको मालूम है ना। तो याद रखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे होते हैं वो एक बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं, उस छोटे यूनिट को हम लोग कहते हैं सेल, है ना। और ये सेल हमेशा आपको किस में देखने को मिलेगा, लिविंग थिंग्स में देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात आता है नॉन लिविंग थिंग्स का, जो जिंदा नहीं है, वो भी तो छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना होगा, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होगा, उसको हम लोग कहते हैं एटम्स। यानी कि लिविंग थिंग्स जिस छोटे से यूनिट से मिलके बने होंगे उसको हम लोग कहेंगे सेल्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स छोटे से यूनिट से मिलके बने होंगे उसको हम लोग कहेंगे एटम्स। बस बात खत्म, कोई डाउट इसमें? फॉर एग्जाम्पल हमारा फ़ोन, हमारा कैमरा, हमारा बाइक, हमारा कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारे के सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हैं, उसको हम लोग कहेंगे एटम्स। लेकिन हमारा बॉडी देख लो, एनिमल को देख लो, चींटी को देख लो, फिर से हमारा प्लांट देख लो, ये सारे चीज़ क्या लिविंग है। तो ये किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। तो सेल इज कनेक्टेड टू एटम्स, बस फर्क क्या है लिविंग और नॉन लिविंग का, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग याद कीजिए टिश्यू चैप्टर। टिश्यू चैप्टर में आपने सबसे बेसिक चीज़ों को क्या समझा था, जब हम लोग बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना। उसी प्रकार से जब आप बहुत सारे एटम्स को आपस में जोड़ देंगे, मिला देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, वो आपका कहला जाएगा मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। टिश्यू चैप्टर में आपने क्या देखा था, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ का, टिश्यू का। उसी प्रकार से जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि सेल जो है वो मिलता जुलता है एटम से और टिश्यू जो है वो मिलता जुलता है हमारा मॉलिक्यूल से। तो सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ये तो आप जानते ही थे पहले से, लेकिन उसके मदद से आज हम लोग क्या सीख गए, एटम्स किसको कहेंगे और मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे। कोई समस्या अब इसमें?
तो चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ही हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपको इसका छोटा सा और अच्छा खासा इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत हम लोग अपने एनसीईआरटी के कंटेंट पे, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए ताकि मालूम तो चले कि एटम्स किसने हम लोगों को पहले बताया कि एटम नाम का भी कुछ चीज़ होता है ना। जैसे सेल हमको किसने बताया था, रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था, है ना। उसी प्रकार से एटम नाम का भी कुछ होता है, ये किसने बताया, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो जानते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है एन इंडियन फिलोसोफर। अच्छा, फिलोसोफर कौन होते हैं मालूम है? बताइए। जो कि फिलोसफी का बात करते हैं, मतलब कि उनके पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो है वो बहुत नॉलेज होता है, बहुत गहरा नॉलेज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिलोसोफर, ठीक है। किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको गहरा नॉलेज हो, उसी को हम लोग कहेंगे फिलोसोफर। और बेसिकली नॉलेज होना ही फिलोसोफर कहलाता है क्या? नहीं, नॉलेज है उसके अंदर तो वो नॉलेज को एक्सप्रेस भी करते होंगे, लोगों के सामने बताते भी होंगे, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं फिलोसोफर। तो एन इंडियन फिलोसोफर, ये भारत का बात हो रहा है। भारत का एक फिलोसोफर था, यानी कि एक बहुत ही महान व्यक्ति था, जिसका नाम था महर्षि कनड। बहुत सारे लोग इसको महर्षि पढ़ते हैं, नहीं, इसका हालांकि इसको हम लोग हिंदी में उच्चारण करते हैं महर्षि। क्या करते हैं? महर्षि कनड। महर्षि कनड एक भारत का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात और बहुत ही ज्ञानी आदमी था। उन्होंने कहा, सेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ। अच्छा चलो थोड़ा बहुत ना हम लोग अपने पिछले चैप्टर का भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैटर, आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, कौन बता सकता है? मैटर का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल हमने आपको बताया था। मैटर, व्हाट इज मैटर? बताइए, कोई भी डेफिनेशन बता सकता है, बताइए। मैटर का डेफिनेशन क्या था, याद है किसी को? क्या था बताओ? Matter have mass and occupy space. उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, सही है लेकिन तोड़ फोड़ के बोल रहे हो। एक लय में बोलो, एक लाइन में। एनीथिंग विच हैज, हाँ बस हो गया, यही तो था। यानी कि मैटर का डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपका बाइक, पेंसिल, रबर, कटर, बेंच, टेबल, कुर्सी, घर, ये सब क्या है? आपका मैटर ही तो है। इसके पास अपना मास है और इसके पास अपना स्पेस भी छेक रहा है अपना, है ना। तो ये हमारा मैटर हो गया। तो अब आते हैं दोबारा हम लोग अपने कंटेंट पे। लिखा हुआ है कि एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ सेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। देखिए लिखा हुआ बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको इस पूरे चैप्टर में मिलेगा। महर्षि कन्नड़ ने कहा कि देखो, कोई भी मैटर आप उठाइए, है ना, कोई भी मैटर आप उठाइए और उसको बार बार ब्रेक करते जाइए, बार बार ब्रेक करते जाइए, और आप ये देखेंगे कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है। ऑब्वियस ये बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास यदि एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसको आप बहुत बार छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर रहे हैं, तो आपके सामने एक समय ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप देख पाएंगे कि वो लकड़ी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। ऑब्वियस ये बात है। ऐसा तो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, है ना। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अल्टीमेटली, आखिरकार, लास्ट में, अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी विल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई एक मैटर है, कोई भी एक पदार्थ है, कोई भी सबस्टेंस है, उसको आप क्या कर रहे हैं? बार बार ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब और ज़्यादा आप उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि आपके पास एक पेंसिल है, आप पेंसिल को बार बार ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, 5-6 टुकड़ों में आपने उसको बांट दिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उसको ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा हो चुका होगा। तो वही चीज़ हमको बताया महर्षि कन्नड़ ने कि हर एक मैटर जो है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है।
और उसको जब आप बार बार ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेक तो होगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जिस समय और ज़्यादा आप उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और ये हकीकत भी है। क्या आपने कभी इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में किया है? इस चीज़ को, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हैं और एक समय ऐसा आ गया हो कि वो अब टूट ही नहीं रहा है। कभी ट्राई कीजिएगा, किसी भी चीज़ों के साथ ऐसा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर महर्षि कन्नड़ कॉल दीज पार्टिकल्स परमाणु। महर्षि ऋषि ने उसी छोटे से पार्टिकल को, जिसको कि और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है, उसको महर्षि कन्नड़ ने क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। बात समझ में आ रही है? और परमाणु को हम लोग, परमाणु जो है ना हिंदी वर्ड है, और परमाणु का इंग्लिश क्या होता है? एटम होता है। एटम को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो महर्षि कन्नड़ का क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि महर्षि कन्नड़ ने परमाणु किसको कहा था? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि महर्षि कन्नड़ ने परमाणु उस छोटे से पार्टिकल को कहा था, उस मैटर के छोटे से पार्टिकल को कहा था जिसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है, उसी को उन्होंने परमाणु कह दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा महर्षि कन्नड़ का कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के फील्ड में। आगे बढ़ते हैं फिर। अनदर इंडियन फिलोसफर, एक और हमारे पास इंडियन फिलोसफर आते हैं हमारे सामने, उसका नाम था पाकोदा कटियामा। पाकोदा कटियामा said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। हमारे सामने महर्षि कन्नड़ के बाद एक और बड़े ही ग्रेट फिलोसफर आते हैं हमारे सामने, उसका नाम था पाकोदा कटियामा। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, महर्षि कन्नड़ ने जो बताया कि छोटे से पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कह देंगे। वो जो परमाणु है ना, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से, फिर दूसरा परमाणु तीसरे परमाणु से, तीसरा परमाणु चौथे परमाणु से, ये सारे के सारे ना आपस में जुड़े हुए होते हैं। जस्ट लाइक आपका सेल, आपका बहुत सारा सेल आपस में जुड़ा है, तभी तो आपका ये बॉडी तैयार हुआ है। यदि बिखरा हुआ रहता तो क्या आपका ये बॉडी बन पाता? कभी नहीं बन पाता। तो जो केस, जो सिचुएशन हमारा सेल के साथ होता है, वही चीज़ हमारा परमाणु के साथ भी होता है, यानी कि एटम के साथ भी होता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पाकोदा कटियामा ने क्या कहा था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के फील्ड में। तो आप ये बताइएगा कि उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा परमाणु है, जो छोटा सा पार्टिकल है, वो कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब कि सभी के सभी परमाणु, सभी के सभी एटम आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि आपस में वो सारे जुड़े होंगे तभी तो कोई एक मैटर हमारा बन पाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा है, चलो लकड़ी का टुकड़ा छोड़ दो, यदि आपके पास एक आयरन लोहा का टुकड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, है ना? और बहुत सारे एटम यानी कि परमाणु आपस में जुड़ गया होगा, तभी तो आपके सामने क्या आ गया? आयरन आ गया, है ना? तो वही बात है, जब तक परमाणु यानी कि जब तक एटम आपस में कंबाइंड नहीं होंगे, तब तक आपके सामने कोई मैटर बन ही नहीं पाएगा। हमारा ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में क्या एक मैटर है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा था पाकोदा कटियामा ने। तो इन दोनों इंडियन फिलोसफर्स का जो कंट्रीब्यूशन था उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने आते हैं एक ग्रीक फिलोसफर, ग्रीस देश के, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ग्रीक फिलोसफर्स लाइक डेमोक्राटस एंड लिकोपस said that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be further divided। यानी कि हमारे सामने यहाँ पे ना दो बहुत ही महान ग्रीक फिलोसफर आते हैं और वो कहते हैं सेम बात, वो भी सेम बात कहते हैं जो बात किसने कहा था? महर्षि कन्नड़ ने कहा था। महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी मैटर को टुकड़ा करते जाएंगे, वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उस पार्टिकल को यानी कि उस मैटर को और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। वही चीज़ तो इन दोनों फिलोसफर्स ने भी कहा। क्या इन्होंने कुछ नया कहा क्या? ग्रीक फिलोसफर्स जो यहाँ पे हमारे सामने हैं दो गो,
क्या इन्होंने कुछ नया बात कहा क्या? कोई नया बात नहीं था। जो महर्षि कन्नड़ ने कहा वही बात इन्होंने भी कहा दिया, है कि नहीं? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, Greek philosophers like Democritus and Leucippus said that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be further divided. ये तो सेम बात हो गया जो महर्षि कन्नड़ ने कहा, है ना? तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क केवल और केवल ये है कि महर्षि कन्नड़ ने उस छोटे से पार्टिकल को परमाणु कहा था, और इन दोनों इसमें से खास करके डेमोक्रेटस ने उस छोटे से पार्टिकल को क्या कह दिया? एटम कह दिया। बस इंग्लिश और हिंदी का फर्क है बस, लेकिन दोनों का कहने का तात्पर्य सेम था। एटम कह दिया। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब जिसको कि और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। एक होता है डिविजिबल का मतलब जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इन लग गया, इन मतलब और ज़्यादा उसको ब्रेक आप नहीं कर सकते हैं। तो ये था इंडियन फिलोसफर्स के साथ साथ ग्रीक फिलोसफर्स का कंट्रीब्यूशन, जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए था, जो कि हम लोगों ने समझ लिया। अब कोई समस्या इसमें रहेगा? तो एटम किसने कहा, परमाणु किसने कहा, इंडियन फिलोसफर्स कौन थे, ग्रीक फिलोसफर्स दो कौन थे, क्या ये सारा बात आप बता देंगे? कोई समस्या नहीं ना? आधा से ज़्यादा चीज़ आपको, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, है ना? चलिए, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया है, और हमने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत समझा भी है, ठीक है? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।